ओके, वेब क्या होता है? नेटवर्क। तो फूड वेब इज द नेटवर्क of the food chain in which the organism can occur at any trophic level. ठीक है, इसके मैं आपको एक फूड वेब बताती हूँ कि ग्रास है, इस तरह मैं डिफाइन कर दूँ। फूड वेब इज द कनेक्शन और द नेटवर्क तो क्या है? फूड वेब इज द कनेक्शन और नेटवर्क बिटवीन वेरियस फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म कैन ऑकर एट एनी ट्रॉफिक लेवल। तो ये मैं फूड वेब बताती हूँ। ग्रास को कौन कौन खा सकता है? ग्रास हॉपर, रैबिट, देन ओके, तो ग्रास कौन खा सकते हैं? ग्रास हॉपर, रैबिट और गोट। अब ग्रास हॉपर को कौन कौन खा सकता है? स्पैरो और एनी बर्ड। और फिर रैबिट को कौन कौन खा सकता है? स्नेक खा सकता है, देन टाइगर भी खा सकता है। ओके, टाइगर गोट को भी खा सकता है। ओके, और फिर स्नेक को कौन कौन खा सकते हैं आप लोग? वल्चर, ईगल, काइट, कोई भी। और स्पैरो को कौन कौन खा सकता है? ओके, तो स्पैरो को भी स्नेक खा सकता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म कौन से भी ट्रॉफिक लेवल पे आ रहा है। ओके, मैं आपको बता दूँ, गोट जो है, गोट को और रैबिट को भी, इन दोनों को ह्यूमंस खा सकते हैं। ओके, तो ये हमारे फूड वेब हो गया। अब फूड वेब के बेसिस पे और फूड चेन की बेसिस पे मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको वो सी ओशियन इकोसिस्टम के बारे में बताया था, उसमें जो एक फूड चेन बताया था मैंने आपको, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश, ह्यूमंस, उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल हो गया, मैं आपको ईजी एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। ग्रास है, इसको कौन खाता है? ग्रास को कौन खाता है? रैबिट, रैबिट को स्नेक, स्नेक को ईगल, वल्चर या काइट, ईगल। तो अब आप एक चीज देखोगे कि ग्रास अगर समझ लो इसमें से 10,000 जूल मिलता है, तो रैबिट को कितना मिलेगा? 1000 जूल। एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, जूल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और फिर स्नेक को कितना मिलेगा? 1000 जूल। ईगल पे आते आते 10 जूल। तो हम देख रहे हैं कि जब हम बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं तो एनर्जी लेवल कम हो रहा है। अगर मैं इसी चीज को पिरामिड में दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ग्रास, रैबिट, स्नेक, ईगल, और इनका एनर्जी लिख दो। तो आप देख सकते हो कि ये पिरामिड जो है एनर्जी पिरामिड हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी से आप क्या क्या समझ सकते हो कि ये ट्रॉफिक लेवल यूनिफॉर्म है। ओके,
ओके, तो ग्रास, रैबिट, स्नेक, ईगल, ये फॉर्म जा रहा है। ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज हो रहा है और एनर्जी डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं। तो पिरामिड से हम समझ पा रहे हैं कि ट्रॉफिक लेवल increases as we go from bottom to top and the energy level decreases. 3, 2, 1. ओके, तो ये पिरामिडल एनर्जी हम समझ गए हैं। अब क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है, ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है। ओके, अब तो आपको तो आपको बात बताते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी में ईगल था। अब ईगल को तो कोई खाएगा नहीं क्योंकि टॉप का रिवर्स से कोई होता नहीं है। तो ईगल, इसकी डेथ के बाद क्या होगा ना कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो ईगल को डिकम्पोज कर देंगे, जिससे क्या होगा कि कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में। और जब ये सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होगा तो ये सिंपली एयर में डिजॉल्व हो सकता है या वाटर सॉल्युबल बन सकता है। ओके, तो ये एक चीज़ हो गई। अब मैं आपको बात बताती हूँ कि जब ये पूरा सिस्टम चलता है ना, तो कोई भी एनर्जी सन के पास वापस नहीं जाती है। हमने देखा कि ये वापस सॉइल में आ जाती है, लेकिन ये सन के पास वापस नहीं जाती। इसको हम इसलिए हम कहते हैं वन वे ट्रांसपोर्ट। क्यों ऐसा कहते हैं मैंने बताया था, अभी बताया मैंने, क्योंकि इस पूरे इकोसिस्टम में कोई भी चीज़ वापस सन के पास नहीं जाती है। ओके ओके, अब भले ही इससे पूरा ट्रांसपोर्ट जो है, ये पूरा फूड वेब, ये पूरा पिरामिड जो है, ये पूरा इकोसिस्टम जो है, इसमें जो सिस्टम चलता है, ये भले ही वन वे ट्रांसपोर्ट है, पर इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो साइक्लिक है। तो अब हम न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रिएंट साइकिल। ओके, तो बायोजियोकेमिकल में दो आते हैं साइकिल, गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल। तो इससे पहले जानते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है। बायोजियोकेमिकल साइकिल इज द साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, ये हो गया बायोजियोकेमिकल साइकिल। गैस, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। गैसियस साइकिल क्यों कहा जाता है इसको गैसियस साइकिल, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो एटमॉस्फेयर से ही मिलते हैं। और सेडिमेंट्री साइकिल इसलिए कहते हैं कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो सॉइल, सेडिमेंट्री रॉक्स या सेडिमेंट में से मिलते हैं। ओके, अब गैसियस साइकिल में कौन कौन साइकिल आएंगे, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। इसमें कौन से आएंगे, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। ओके, अब हम आपको इस बार सेडिमेंट्री साइकिल में इतना ही बताया गया है, तो इसलिए हम गैसियस साइकिल में पढ़ेंगे। ये नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन साइकिल अच्छे से फटाफट पढ़ लेते हैं। ओके, तो अब हम कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन साइकिल किस साइकिल में आता है, हमने बताया अभी, गैसियस साइकिल में। गैसियस साइकिल किस में आता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल में। ओके, तो कार्बन साइकिल जो है, कार्बन साइकिल क्या है, कार्बन साइकिल इज अ साइकिल इन विच कार्बन is moving, is transporting from lithosphere to hydrosphere and etc. ठीक है, तो अब कार्बन साइकिल में क्या क्या होते हैं, कौन कौन साइकिल आते हैं, जैसे कि आपको पता है कि प्लांट जो है ये कार्बन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए। तो ये कार्बन यूज करते हैं एटमॉस्फेयर में से। ओके, कार्बन यूज करते हैं और फिर ये ऑक्सीजन देते हैं, और फिर ये उनका जो ऑक्सीजन ये लोग देते हैं, ये कौन यूज करते हैं, हम ह्यूमंस, लिविंग थिंग्स यूज करते हैं इनको। और फिर हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्लांट में फिर से लेते हैं। ये पूरा साइकिल चलता ही रहता है। ओके, तो अब हम इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब ह्यूमंस अगर इनकी डेथ हो जाती है तो कार्बन कंपाउंड्स जो रहते हैं वो सिंपल कार्बन कंपाउंड में फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सॉल्युबल बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। और फिर सिर्फ इतना ही प्रोसेस नहीं होता कार्बन और साइकिल में, बहुत सारे होते हैं, पर आपको अभी इतना ही बताया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स,
देन नेचुरल गैसेस, इन सब की वजह से क्या होता है कि कार्बन का अमाउंट जो है ना वो बढ़ता है। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो बायोलॉजी केमिकल साइकिल को इफेक्ट करती हैं, जिनमें से कार्बन साइकिल को कौन इफेक्ट करता है? बर्निंग ऑफ फ्यूल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो जब ये बर्न होते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो प्लांट्स लेते हैं। ओके, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। तो अगर प्लांट्स कम रहेगा ना तो ये ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। इसकी वजह से प्लांट्स की नंबर बढ़ाना चाहिए हमें। ओके, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल की। वी नो कि ऑक्सीजन बहुत रिएक्शन में यूज़ होता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, कंबशन रिएक्शन में। ऑक्सीजन को 91% कवर करता है अर्थ में और एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन साइकिल कॉम्प्लेक्स है, ये बताया जाता है कि ऑक्सीजन साइकिल कॉम्प्लेक्स है। अब ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है? इसकी रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है, देन कंबशन में ऑक्सीजन लिया जाता है। ओके, तो ऑक्सीजन साइकिल में इतना ही बताया गया आप लोग को। और फिर मैं इसका डायग्राम के लिए आपको समझा देती हूँ। जैसे कि ह्यूमंस हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, देन फिर कंबशन रिएक्शन में भी ऑक्सीजन लिया ही जाता है। ओके, अब समझो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऐसे ही मैंने जैसे बताया डिकम्पोज हो जाते हैं और फिर से कार्बन में हो जाता है, फिर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं। ये साइकिल चलता ही रहता है। फिर नाइट्रोजन साइकिल, ये बहुत इंटरेस्टिंग साइकिल है। नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से ही प्रोटीन बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। अब लेकिन क्या होता है कि नाइट्रोजन बहुत सारे अमाउंट में है हमारे अर्थ पे, 78% नाइट्रोजन ही है, लेकिन फिर भी हम नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। ओके, प्रोटीन के फॉर्म में लेते हैं। तो नाइट्रोजन हम लेते कैसे? इसके दो वजह हो सकती हैं कैसे लेते हैं। लाइटनिंग प्रोसेस की वजह से हम नाइट्रोजन साइकिल ले पाते हैं, देन नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से। लाइटनिंग क्या होता है? जैसे कि बारिश हो रही है और नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो प्लीज़ फोकस ऑन माय वर्ड, क्योंकि मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी बोर्ड पे। तो नाइट्रोजन जो है जब वाटर के साथ कंबाइन कर देता है और वो सॉइल में आ जाता है, और जब वो सॉइल में आ जाता है तो प्लांट उनको रूट से ऑब्जर्व करके ले लेते हैं, और जब हम प्लांट्स खाते हैं तब हमें अपने आप नाइट्रोजन मिल जाता है। ये हो गया लाइटनिंग का प्रोसेस। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? जैसे ही मैंने बताया अभी कंबाइन होकर वो सॉइल के अंदर चला जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उनको अमीनो में कन्वर्ट करते हैं, जैसे NH3 अमीनो में कन्वर्ट करते हैं। और फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उनको नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्रेट में। ओके, फिर जब हम उन्हें लेते हैं, फिर जब वो प्लांट्स में जाते हैं तब जाके हम उन्हें ले पाते हैं। अब जब जैसे कि अभी ये प्लांट के पास नाइट्रोजनस कोई भी कंपाउंड है, एक ह्यूमन उस पर फीड करता है। अब जब ये प्लांट ह्यूमन इन दोनों की जब डेथ हो जाती है तो क्या होता है ना, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इनको वापस से या तो अमीनो नाइट्रेट या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे, या तो फिर इनको वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने जैसे अभी बताया, तो इसको 4 प्रोसेस नाइट्रोजन के। पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको समझा दिया है, अमोनिफिकेशन जो इसी प्रोसेस का एक पार्ट है, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन लिया जाता है, फिर अमोनिफिकेशन में अमोनिया बनता है, नाइट्रिफिकेशन में NO2 या NO3 बनेगा, डीनाइट्रिफिकेशन में सब कुछ नाइट्रोजन में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा साइकिल है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? इकोसिस्टम के बारे में, पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब बायोलॉजी केमिकल के साथ हमने पूरा पढ़ा। ओके, तो आज का ये टॉपिक